नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी आवाज़ में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति जैसे जैसे समझ आ रहा है कि हरित क्रांति हरे पेड़ पौधों से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है बीरबल साहनी को, ओपी अयंगर को, एम.एस. स्वामीनाथन को या कुरियन को। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है वर्गीस कुरियन। तो जो इसका सही आंसर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और हरित क्रांति से रिलेटेड एक और आंदोलन का जो जिक्र होता है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का बताना है आपको, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है और इसमें क्या हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र में मानव है। जो परितंत्र है हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो मानव है, हम है, मनुष्य है, वो हम क्या है। तो इकोसिस्टम में क्या है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, मतलब सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी। तो इसके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। तो हम क्या हैं, एक तरीके से हम सर्वाहारी है। पहले मानव सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी था, सिर्फ और सिर्फ पत्ते, सब्जियां, फल ये सब खाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मांसाहारी भी होने लगा। तो सर्वाहारी क्या हुआ, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, इन दोनों को मिला के सर्वाहारी हो जाएगा। और अपघटक हम है नहीं, हम कुछ अपघटन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सर्वाहारी। परितंत्र में मानव सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, बताना है जो इकोसिस्टम है उसमें ह्यूमन और एनिमल ये दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आपके ऑप्शन है उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि मानव और जानवर क्या होते हैं। तो उत्पादक नहीं होते हैं, मानव व जंतु कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं, उत्पादन करते हैं पेड़ पौधे और हम उन पर निर्भर हैं, हम पेड़ पौधों का उपभोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपभोक्ता, कि हम उपभोग करते हैं, हम उनसे खाना लेते हैं, हम उनसे एनर्जी लेते हैं, हम खुद से उत्पाद नहीं करते हैं। और उत्पादन में अगर पेड़ पौधों की बात होती है तो हमें एक और चीज़ नोटिस करनी चाहिए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूरज की रोशनी के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मानव हार्ट है उसमें बताना है कि कितने चैम्बर होते हैं। सीधे सीधे बात है, हार्ट चैम्बर के बारे में बताना है। तो हार्ट चैम्बर कितने होता है, आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 4। मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं जो कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाते हैं। हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से होता है, एक तरीके से चैम्बर है हमारे हार्ट के। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स में जाता है और हार्ट से लंग्स में जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। और यहाँ कुछ गेट होते हैं, कुछ चैनल होते हैं जो कि एक ही बार में हवा को आने देते हैं। फिर जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से आता है और फिर यहाँ से जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में। और ये काम करता है हमारी आरबीसी क्या, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करके रखता है, वो हर एक बॉडी ऑर्गन्स, हर एक नर्व्स को कनेक्ट करके रखता है। तो जो हमारा ब्लड है उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है उस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है ब्लड का। तो ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरी बॉडी में, एक कनेक्टिव टिश्यू है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्लड बॉडी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है। प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताना है हमें।
तो पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, दूसरा है वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन, तीसरा है संघनन और चौथा है परागकण। तो ये परागकण परागकण क्या होते हैं कि जो मेल पार्ट होता है फूल का उसमें परागकण बनते हैं। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म बनते हैं, मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग बनता है, वैसे ही जो पौधे होते हैं पौधे में भी ओवरी होती है, प्लांट की ओवरी होती है, उनमें भी 2 एग रहते हैं। और जो परागकण होते हैं ये पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, इन्हें पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, जो कि फ्लावर के मेल पार्ट में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर परागकण मेल जो कि प्रजनन के द्वारा मतलब प्रजनन में एक तरीके से भूमिका निभाता है, प्ले करता है अपना रोल। यही क्या करता है कि मान लीजिए ये एक फूल है और ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पर आएंगे और यहाँ पर फल बनाएंगे या फूल बनाएंगे आगे, और इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से जो ये जो मेल फ्लावर था इससे जो पोलन ग्रेन्स आए वो फीमेल की ओवरी में एग के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो होगा परागकण, क्योंकि परागकण इंग्लिश में इसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं और जो ये प्रोसेस है इसको प्लांट रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो प्रजनन कहते हैं पौधों में, प्रजनन की प्रक्रिया परागण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे की पत्तियां, स्टोमेटा वगैरह, तो ये क्या करते हैं सूरज की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो ये स्टोमेटा होते हैं इनसे क्या है बाहर जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो कि पौधों को नहीं चाहिए होता है, वो क्या है भाप बन के हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। हमने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि अब कुछ इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से बने होते हैं। ये आमतौर पर खुले रहते हैं ये पौधे, ये फ्लावर, और जैसे ही यहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है, कोई कीड़ा या कोई छोटा मोटा जानवर आता है, तो ये क्या एक तरीके से बंद हो जाते हैं और उसको अपने अंदर दबा लेते हैं और उसको अपने डाइजेस्ट करके उससे क्या है एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, या एक तरीके से खाना बोल सकते हैं, खाना लेते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, तो हमें उस पौधे का नाम बताना है इनमें से जो कि ये प्रोसेस करता है, कीड़ों को पकड़कर खा देता है। तो सबसे पहले है अमरबेल, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है घटपर्णी या है गुलाब। तो हम सभी जानते हैं गुलाब ऐसा नहीं करता है, गुलाब क्योंकि गुलाब का फूल पूरा खुला रहता है, पूरा यहाँ पर भंवरे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये खुद से बंद नहीं होता है, तो गुलाब नहीं होगा ऑप्शन में। गुड़हल का पौधा भी नहीं होगा, गुड़हल का पौधा क्योंकि ऐसे होता है बीच में इनके जो निकले होते हैं फीमेल और मेल पार्ट, यहाँ पर से जो बर्ड्स हैं या इंसेक्ट हैं ये नेक्टर लेके जाती हैं, लेकिन ये फिर भी बंद नहीं होते हैं। अमरबेल का पौधा भी बंद नहीं होता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा घटपर्णी। घटपर्णी पौधे ऐसे क्या करते हैं कि एक तरीके से ट्रैप कर देते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं, कुछ ऐसी फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ आके कुछ पौधे बैठते हैं या कुछ चींटियाँ वगैरह जाती है और ये बंद कर देते हैं अपने आप को, बंद कर देते हैं और उनको और यहाँ अंदर कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से वो इंसेक्ट या वो जो भी छोटे जानवर हैं या जो भी छोटे रेप्टाइल्स हैं वो फंस जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं ये पौधे अपने पे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश। जो फूल जो हम जितने भी हम फ्लावर देखते हैं तो वो अलग अलग कलर के होते हैं। ये कलर क्यों होते हैं, ताकि ये बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को या जितने भी उड़ने वाले छोटे मोटे बीज हैं इनको अट्रैक्ट कर पाए। तो जो ये फूल का चमकीला भाग होता है, चमकीले से मतलब है जो मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जितने भी बर्ड्स हैं या जितने भी ये रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, हमको अट्रैक्ट करने के लिए जो फूल का चमकीला भाग है उसका नाम बताना है कि वो क्या होता है। तो दलपुंज, बाह्य दल, दल या पुष्पतंत्र। तो मैं बता देती हूँ फूल का, ये मान लीजिए ये है पेटिकल,
थैलेमस वगैरह, यहाँ पर थैलेमस से बोलते हैं, पुष्प आसन बोलते हैं थैलेमस को हिंदी में, जहाँ पर फूल रहता है, पुष्प आसन करता है। फिर ये कैलिक्स कैरोला होते हैं, और ये ही होते हैं फूल के पेटल होते हैं, सेपल होते हैं। यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है, और यहाँ पर मेल पार्ट भी होते हैं, जहाँ से पोलन ग्रेन्स फीमेल ओवरी में जाते हैं और एक तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका जो बाह्य दलपुंज, जिनको कैलिक्स कैरोला कहा जाता है, एक को कहेंगे तो कैलिक्स और बहुत सारे कहेंगे तो कोरोला, तो बाह्य दलपुंज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक या लाइकेन है। लाइकेन बताने की लाइकेन है क्या, तो आपके ऑप्शन है परजीवी, परजीवी जो कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, दूसरे पर एक तरीके से आश्रित रहता है भोजन के लिए या हैबिटाट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, परजीवी उनको कहते हैं, पैरासाइट बोल सकते हैं। दूसरा है रसायन स्वपोषी, जो कि मतलब बताना है कि लाइकेन क्या एक रसायन स्वपोषी है, मतलब कुछ रसायन रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, या कुछ केमिकल्स को खाने के लिए किसी पर डिपेंड है, तो बताना है। तीसरा है अपघटक, अपघटक जो मतलब चीज़ों को एक तरीके से डिकम्पोज करते हैं, अपघटक। या चौथा है सहजीवी, जो कि सिम्बायोसिस की प्रोसेस करते हैं। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक बोल सकते हैं, एक सिम्बायोसिस की प्रोसेस करता है, मतलब ये दो जीव मिलकर लाइकेन बनाते हैं। एक होता है एल्गी, जिनको हम शैवाल कहते हैं, प्लस फंजाई, जिसको हम कहते हैं कवक। ठीक है, तो कवक और शैवाल मिलकर बनाते हैं लाइकेन, और ये दोनों एक दूसरे पर आवास के लिए और भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मतलब मान लीजिए ये लाइकेन है, तो इसमें जो निचला वाला पार्ट होगा वो होगा एल्गी, और जो ऊपरी पार्ट होगा वो होगा फंजाई, और ये दोनों मिलकर सिम्बायोसिस की प्रोसेस करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ, मैं तुम्हें इन्वायरमेंट से ये वाली गैस देता हूँ, बदले में तुम मुझे यहाँ पर रहने दो। तो एक तरीके से सिम्बायोसिस की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के परस्पर संयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। जो अभी अभी मैंने बताया कि शैवाल और कवक एल्गी और फंजाई के परस्पर संयोग मतलब सिम्बायोसिस की प्रोसेस के बाद वो सहजीवी पौधे का नाम बताना है। ऐसा कौन सा पौधा है जो कि एल्गी और फंजाई सिम्बायोसिस करते हैं तो तब बनता है। तो आपके ऑप्शन है फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केशिया या रिक्सिया। तो अभी अभी मैंने बताया लाइकेन ऐसे पौधे होते हैं जो कि एल्गी और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों के सिम्बायोटिक मेल से बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइकेन को प्रदूषण सूचक भी कहा जाता है। अगर कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हम ऐसा कौन सा पौधा है जो कि सिम्बायोसिस भी करता है, सिम्बायोसिस की प्रोसेस भी करता है, प्लस प्रदूषण को भी सूचित करता है, क्योंकि जो लाइकेन के पौधे होते हैं वो ऐसी जगह पर नहीं उगते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन वाली जगह पर नहीं उगते हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं पर पॉल्यूशन है तो लाइकेन के पौधे वहाँ पर नहीं उगेंगे, और अगर कहीं पर पॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर लाइकेन ज़रूर उगे होंगे, और वो साफ़ जगह है, मतलब पॉल्यूशन कम है या नहीं है। तो लाइकेन वहीं पर उगते हैं जहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये प्रदूषण के सूचक भी होते हैं, एक तरीके से बताते हैं कि इस एरिया में प्रदूषण है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। मतलब जो दही बनाता है, दूध से दही बनाता है, उसका बैक्टीरिया बताना है हमें, वो कौन सा माइक्रो बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनाने में यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका एस्परजिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है रेट्रोवायरस, या चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में काम आता है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते क्या। अभी अभी मैंने बताया बैक्टीरिया का नाम, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। तो अब बताना है कि ये जो प्रोसेस होती है वो होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसे। दूसरा है आसवन, एक आसन विधि होती है। तीसरा है किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं।
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है वो दूध से दही बना देता है। गर्मियों के टाइम पर यही होता है ज़्यादातर, जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं दूध में, वो क्या है दूध को दही में चेंज कर देते हैं, तो इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। जो पौधे हैं, तो ये मान लीजिए पौधे हैं, यहाँ की जड़ें हैं और ये जड़ें क्या है सोखेंगी इस जल को, तो ये जल को जब यहाँ टहनियों में तनों में भेजेंगी तो ये किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना तो जाइलम जल दोनों एक तरीके से जौ से आते हैं, तो जाइलम से याद रख सकते हैं कि जाइलम क्या है कि जड़ों से ऊपर पेड़ में लेके जाता है पानी को, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, एक तरीके से फ्लोएम और जाइलम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। जाइलम जल को लेके जाता है और फ्लोएम जो न्यूट्रेंट्स वगैरह हैं जो कि जड़ से अवशोषित किए जाते हैं पौधे द्वारा, उनको भी एक तरीके से पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम रिंग के बारे में बात करते हैं, तो कैम्बियम रिंग जो होती है, अगर हमें किसी पेड़ की आयु ज्ञात करनी है, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, कोई बहुत साल पुराना पेड़ है, तो जब उसको बीच से काटेंगे ना तने के थोड़े से ऊपर से भाग में, तो मान लीजिए ये हमने काट के रख दिया है, ये एक तने काट के रख दिया है, तो इसके अंदर जितनी भी रिंग होंगी उनको एक रिंग करके, जैसे ये रिंग हमने नहीं गिनी, इसके बाहर वाली रिंग, फिर एक रिंग नहीं गिनी, इसके बाहर वाली रिंग, ऐसे गिनते जाएंगे तो हमें पौधे की आयु पता चली जाती है। तो कैम्बियम के बारे में अगर पढ़ना है तो कैम्बियम रिंग ज़रूर आती है इस टॉपिक में। तो कैम्बियम रिंग क्या है, एक तरीके से जो पौधे की आयु है वो ज्ञात करने में हेल्प करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है, एंजाइम्स बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो जितने भी एंजाइम और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब होते हैं प्रोटीन। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं। जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हमारे बॉडी का लगभग हर पार्ट एंजाइम से मिलकर, प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बॉडी में ज़्यादातर 95% हर चीज़ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जो आरएनए है, आरएनए ऑप्शन में दिया है, वो है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर कहीं आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसका जो मतलब होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए भी इसी से रिलेटेड है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी में क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड चेन होती है और राइबो न्यूक्लिक में सिंगल चेन होती है। ये डीएनए, मैं बता देती हूँ आपको डीएनए के बारे में थोड़ा। ये डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए के अगर एक पार्ट को हम स्टडी करते हैं तो वो आरएनए हो जाता है। आरएनए, इनमें बेस पेयर लगे होते हैं, ये बेस पेयर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आरएनए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी बतानी है भारत में, तो भारत में पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर है और वहाँ की जो राजधानी है वो भी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। तो बनारस जो है उत्तर प्रदेश में, और हिंदू विश्वविद्यालय भी वहीं है, बनारस हिंदू BHU, जो आपने सुना होगा बहुत बार नाम, तो उत्तर प्रदेश में है BHU। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय श्वेत क्रांति किसने स्टार्ट करी थी, ये बताना है आपको सीधा सीधा। जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है, अगर ये पूछा जाए कभी तो दूध से रिलेटेड है। और जो इसका ऑप्शन है वो है आनंद दूध वाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा है त्रिभुवन दास, ये चौथा है करसन भाई पटेल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने दुग्ध क्रांति को या श्वेत क्रांति को स्टार्ट किया था। आनंद दूध वाला नहीं होगा,
ज़रूर नहीं है कि कोई दूध वाला तो उसका नाम आनंद उन्होंने श्वेत क्रांति स्टार्ट की होगी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मैंने शुरू में भी कहा था जब हमने हरित क्रांति को पढ़ा था क्वेश्चन को, तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है उत्सर्जन में हेल्प करता है, या विकास के लिए अमीनो एसिड प्रदान करता है, एंजाइम और हार्मोन प्रदान करता है, विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो मैंने अभी बताया था ब्लड के बारे में थोड़ा, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। तो उत्सर्जन नहीं करता है ये, विकास के लिए अमीनो एसिड प्रदान करता है, ये भी नहीं करता है, एंजाइम्स और हार्मोन प्रदान करता है, ये भी नहीं करता है, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अभी मैंने बताया कि RBC मतलब सबसे पहले है ब्लड में है RBC, और RBC में है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन में ही विभिन्न ऊतकों तक, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी हर बॉडी के हर छोटे से छोटे पार्ट्स में लेके जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाने का काम। जो ब्लड में हमारी RBC है वो क्या करती है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड लाल भी होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 4 हीम ग्रुप होते हैं जो कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने पर कैरी करके बॉडी के हर पार्ट में लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? महामारी जो कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना महामारी है। जैसे महामारी से मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया में ही फैल रही है, एक टाइम पर पूरी दुनिया में ही फैल गई, और एक होता है कि किसी क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो जब पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं, तो वो महामारी कहलाती है कि पूरी दुनिया में एक साथ चपेट में ले लिया इस महामारी ने और इससे जान माल की हानि हो रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्लेग जो कुत्ते के काटने से होता है, सॉरी चूहे के काटने से, चूहे से होता है प्लेग, कुत्ते से रैबिज होता है। दूसरा है हैजा भी नहीं होगा। बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं होता है, अब यहाँ पर इंसानों की बात नहीं करिए। तो एनीमिया रोग जो होगा वो क्या होता है, एक खास इंसान में भी होता है, मतलब जिसमें खून की कमी है या पोषक तत्वों की कमी है, तो उनमें क्या होता है, एनीमिया होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये दुनिया के हर एक इंसान में हो। तो प्लेग ऐसी बीमारी है जो कि चूहों से फैलती है और ये पूरी दुनिया में भी फैल सकती है। हैजा ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में भी फैल सकती है, एक बहुत ज़्यादा लोगों को अपने संपर्क में ले सकती है। दूसरी है बर्ड फ्लू बर्ड से संबंधित है, लेकिन जब फैलती है तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक बर्ड ही उसकी चपेट में आए, बहुत सारी बर्ड भी आ सकती है उसकी चपेट में। तो ये तीनों बीमारी जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल सकती है, महामारी का रूप ले सकती है, जबकि एनीमिया नहीं ले सकती। एनीमिया क्योंकि रक्त की कमी से होती है और ऐसे नहीं कि हर किसी में ही होती है, इसलिए एनीमिया एक महामारी का रूप नहीं ले सकती कि हर किसी में ही एनीमिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्यों आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में? शरीर रचना में भाग लेते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, शरीर में रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण करते हैं, शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं को व्यवस्थित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शरीर के रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? सबसे पहले तो एंजाइम्स होते हैं जो हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड होकर जुड़कर ये क्या करते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब एंजाइम्स एक तरीके से क्या करते हैं, पावर डोज की तरह काम करते हैं। मान लीजिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, लेकिन मैंने अभी ग्लूकोज पी लिया, तो अब क्या है, ये ग्लूकोज एंजाइम्स की तरह काम करेगा और मुझे अब एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत फास्ट काम करूँगी। वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं जिनको क्या है, एक तरीके से बूस्टर डोज की हेल्प चाहिए होती है। तो ये एंजाइम्स उस तरीके से काम करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो एंजाइम्स क्या करते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब कोई प्रोसेस बहुत स्लो चल रही थी तो उसके साथ, उस प्रोसेस के साथ क्या करते हैं, जुड़ कर उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त शर्करा, मतलब ब्लड शुगर। ब्लड शुगर की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में वृद्धि, इंक्रीज होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मुक्त होता है। मतलब पूछा गया है जो ब्लड शुगर है, हमारी शुगर में, हमारे जो खून में जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है, अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो किसी सामान्य व्यक्ति में के रक्त में निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मुक्त होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंजाइम या हार्मोन रिलीज होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या एंजाइम। तो अभी मैंने बताया आपको, जो ब्लड, जैसे डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ में हम क्या होती है कंडीशन, डायबिटीज़ में जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी कमी से होता है, तो ये तो टाइप 1 होता है। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 या टाइप 2। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई बॉडी का एंजाइम्स या हमारे कोई बॉडी पार्ट या कोई हार्मोन है जो कि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शुगर को मेंटेन करने का काम हार्मोन्स का होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो होता है पैनक्रियाज से सिक्रीट, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। अगर कभी ऑप्शन क्वेश्चन आ गया तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पैनक्रियाज इसको सिक्रीट करता है। जैसे हमारी बॉडी में हम जैसे कुछ ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो उस एनर्जी का काम क्या है, तो एक तरीके से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और जो वो हमने शुगर खाई है, वो शुगर जो हमने कंज्यूम की है उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसको हम फैट कहते हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि मीठा खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो ये इसी वजह से होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उस शुगर को, जिस एनर्जी को हमने यूज़ नहीं किया है, मान लीजिए हमने 10 रसगुल्ले खा लिए हैं, तो उसकी जो एनर्जी थी, मान लीजिए हमने 10 रसगुल्ले खाए और काम किया हमें सिर्फ 1 रसगुल्ले का, तो जो 9 रसगुल्ले की एनर्जी थी हमारी बॉडी में वो क्या करेगी, तो उसको क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है। एक तरीके से उसकी जैसे कहते हैं कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल थे, बहुत सारी शुगर है, बहुत सारे कपड़े हैं बिखरे हुए, तो एक ग्लाइकोजन बना दिया मैंने, इन कपड़ों को समेट कर, तय मारकर एक ग्लाइकोजन की एक तय बना दी मैंने। तो उसी तरीके से होता है, मतलब शुगर को एक फॉर्म में इकट्ठा कर देना। तो ये इकट्ठा हो जाती है हमारे एडिपोज टिश्यू में, हमारे थाइस में, हमारे फेस या पेट में, ऐसी जगह पर ये क्या होते हैं, हमारी फैट बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन ये काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल बताना, आरबीसी की लाइफ स्पैन या टाइम बताना है कि कितने टाइम तक आरबीसी जिंदा रहती है। तो आपके ऑप्शन है 100 से 120 दिन, 80 से 110 दिन, 120 से 127 दिन, या 127 से 134 दिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 120 दिन। 120 दिन के बाद जो हमारी आरबीसी होती हैं वो मर जाती हैं खुद से ही। ठीक है, क्योंकि आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस हमारी सेल्स को एक तरीके से ऑर्डर देता है कि तुम्हें कब तक रहना है ज़िंदा, कब मरना है, और मरने के बाद कहाँ जाना है तुम्हें। तो आरबीसी को बताने के लिए तो होता नहीं है कोई न्यूक्लियस, तो ये क्या करती है, 120 दिन बाद खुद ही चली जाती है मरने के लिए, कहाँ, स्प्लीन में, जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन में चली जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 100 आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है तो 120 दिन होता है, और 120 दिन के बाद ही स्प्लीन में चली जाती है। ठीक है, जिसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, बॉडी का ग्रेवयार्ड, यहाँ मुर्दा घर कहा जाता है हमारी आरबीसी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। दूषित जल मतलब जितना भी पॉल्यूटेड
पानी है वो। तो एड्स पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है एनीमिया, चौथा है टिटनेस। तो जो हमारा एड्स होता है वो दूषित पानी पीने से नहीं होता है। एनीमिया जो होता है वो होता है कि हमारे बॉडी में खून की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। जो टिटनेस होता है वो भी नहीं होता। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है हमारा वो होता है गंदे पानी पीने से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। ऐसी डिजीज़ बतानी है इनमें से जो कि वायरस से होती है, वायरस फैलाता है जिसको। तो पहला ऑप्शन है आपका टाइफाइड, दूसरा है कालरा, तीसरा है मलेरिया, चौथा है जुकाम। तो टाइफाइड तो मैंने अभी बताया कि ये गंदे पानी पीने से होती है। मलेरिया नहीं होती है। जुकाम जो होता है वो एक वायरस से होता है, राइनो वायरस होती है। अगर पूछा जाए कभी कि कौन सा वायरस होता है जो कि जुकाम फैलाता है, जुकाम हम बेसिकली क्या समझते हैं कि जुकाम टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दियाँ आएंगे तो जुकाम होगा, जबकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारी बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम क्या है, हम हैं गर्म खून वाले हैं हम, तो क्या है हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोग समझते हैं कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तब जुकाम होता है, लेकिन नहीं, वो बैक्टीरिया और वो वायरस फैलने के लिए वो एक टाइम मिल जाता है उन्हें, वायरस फैलने का टाइम होता है वो, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें जुकाम हुआ है। टेम्परेचर की वजह से जुकाम नहीं होता है, जुकाम होता है वायरस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है कि केमिकल नेचर क्या है इंसुलिन का। इंसुलिन अभी मैंने बताया हार्मोन है एक। ठीक है, और अभी मैंने ये भी बताया था कि जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी के लगभग हर एक पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो सीधा जाएगा प्रोटीन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो मानव रुधिर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, तो उसको बताने कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी हमारी लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारे 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। जो इसमें ए बी है वो सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसको, यूनिवर्सल डोनर। और ओ जो है उसको कहा जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्ट करने वाला, किसी का भी खून ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। जो प्रोटीन अणु, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह हैं, उनकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट। तो आपके ऑप्शन अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, दूसरा है विटामिन, तीसरा है ग्लूकोज या वसा अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड मान लीजिए एक अमीनो एसिड है प्लस दूसरा अमीनो एसिड है प्लस तीसरा, ऐसे ऐसे चेन करके एक बहुत बड़ा प्रोटीन बना लेता है। और वो प्रोटीन किसी एंजाइम्स की या किसी हार्मोन की या किसी बॉडी पार्ट की शेप ले लेता है। तो जो प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का अर्थ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का बताना है। बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेश आगत पादप एवं जंतु, ये बताना है। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा क्या मतलब होता है कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है, इसमें बहुत सारे टाइप के पेड़ पौधे भी हैं और बहुत सारे टाइप के जीव जंतु हैं। मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत सारी चीज़ों की विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, मतलब एरिया कुछ भी है और वहाँ पर पादप वनस्पति है तो इससे कोई मतलब नहीं है। एक जगह पर कितने हैं, एक निर्धारित क्षेत्र में कितने हैं, वो मायने है। तो जैव विविधता का सीधा अर्थ है कि निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, साइंस के ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज का आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो डर्मेटोलॉजी है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो डर्मेटोलॉजी की स्टडी बतानी है आपको कि किस में होती है डर्मेटोलॉजी की
स्टडी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।